नमस्कार, मैं चौखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हिंदी विषय के प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्नों के साथ ही छपे उनके उत्तर, परीक्षार्थी हुए हैरान परेशान। 2 प्रश्नों के उत्तर छपे, 2 दिन की देरी से शुरू हुई अर्धवार्षिक परीक्षाओं में बड़ी लापरवाही आई सामने। बारूद के सामने जारी धरना दूसरे दिन हुआ समाप्त। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने मध्यस्थता कर सुलझाया विवाद। नगराना स्थित ईंट भट्टा से हुई पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत। ईंट उद्योग पर प्रवासी बाल विकास केंद्र का शुभारंभ। दुष्कर्म मामले में दोषी को 7 साल का कारावास, 1,05,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। करीब 4.5 साल पुराने प्रकरण में न्यायालय ने सुनाया फैसला। कड़ाके की ठंड में बेसहारा को रैन बसेरा का सहारा। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार यात्रियों के लिए किए गए आवश्यक बंदोबस्त। अब खबरें विस्तार से। कोरोना काल के बाद इस बार जिले भर के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में हो रही कक्षा 9 से 12 तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं परीक्षार्थियों के लिए दुविधा का कारण बन गई हैं। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से पहले ही प्रश्न पत्र देरी से छपने के चलते निर्धारित टाइम टेबल से 2 दिन बाद शुरू हुई अर्धवार्षिक परीक्षाओं के दौरान शनिवार को हुए कक्षा 9वीं के हिंदी के पेपर में बड़ी गफलत सामने आई। हिंदी विषय के प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्नों के साथ ही उनके उत्तर छपे हुए थे। यही प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों को बांट दिए गए। प्रश्नों के साथ ही उनके उत्तर छपे देखकर विद्यार्थी भी हैरान परेशान हो गए। टाउन स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फोर्ट में परीक्षा देने आए विद्यार्थियों ने पेपर देने के बाद इस लापरवाही के खिलाफ विद्यालय के समक्ष विरोध जताया। जानकारी के अनुसार जिले में करीब 826 विद्यालयों में कक्षा 9 से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुक्रवार से शुरू हुई हैं। शनिवार को पहली पारी में कक्षा 9वीं का हिंदी का पेपर था। सभी परीक्षा केंद्रों पर केंद्राधीक्षकों की ओर से परीक्षा के तय समय अनुसार लिफाफे खोलकर छात्र छात्राओं को प्रश्न पत्र वितरित कर दिए गए। लेकिन जैसे ही प्रश्न पत्रों की छात्र छात्राओं व अध्यापकों ने परख की तो पाया कि उनमें प्रश्नों के अलावा कुछ प्रश्नों के उत्तर भी साथ में छपे हुए थे। इससे परीक्षा केंद्रों पर एक बारगी हड़कंप समझ गया। केंद्राधीक्षकों ने इसकी बाबत शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात की तो प्रथम दृष्टया प्रिंटिंग प्रेस की गलती से उत्तर छपने की बात सामने आई। सामान्य परीक्षा व्यवस्था समिति की ओर से गठित कमेटी कर तुरंत जांच करवाई गई तो 48 नंबर प्रश्न पत्र में 15 नंबर के प्रश्नों के उत्तर छपे हुए पाए गए। इस पर एक प्रश्न को निरस्त कर दिया गया, जबकि दूसरे प्रश्न के अथवा वाले प्रश्न को जरूरी कर समस्या का समाधान कर परीक्षा सुचारू करवाई गई। उधर परीक्षा समिति के बाद कुछ केंद्रों पर परीक्षा देने आए विद्यार्थियों ने इस लापरवाही को लेकर नाराजगी जताते हुए इसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ और आज हिंदी का पेपर था। पेपर में 17 क्वेश्चन आए थे, खास में पीछे 4 प्रश्नों के उत्तर थे, इसलिए। प्रिंसिपल मंजू यादव ने बताया कि कक्षा 9वीं के हिंदी के प्रश्न पत्र में प्रेस की लापरवाही के कारण 2 प्रश्नों के उत्तर छप गए थे। इनमें पीछे के पृष्ठ पर गद्यांश वाले एक प्रश्न का उत्तर प्रिंट हुआ था। वहीं प्रश्न पत्र के एक और प्रश्न के एक भाग का उत्तर पीछे के पृष्ठ पर अंकित था। इस बारे में समान परीक्षा व्यवस्था समिति को अवगत करवाया तो समिति के निर्देशानुसार उत्तर छपे गद्यांश वाले प्रश्न पत्र को निरस्त कर दिया गया, जबकि दूसरे प्रश्न पत्र के अथवा में आए प्रश्न को हल करना जरूरी कर दिया गया। पेपर को लेके आज 9th क्लास का हिंदी का पेपर था और उसमें थोड़ा सा प्रेस की तरफ से ये हो गया कि पीछे के पृष्ठ पर कुछ प्रश्नों के भी नहीं कहेंगे, सिर्फ एक प्रश्न के ही दोनों भागों के अथवा में जो क्वेश्चन था गद्यांश वाला क्वेश्चन है तो उसके उत्तर भी इसने प्रिंट कर दिए और उसको उस्मान परीक्षा से निर्देश लिए तो उन्होंने एक क्वेश्चन को निरस्त कर दिया। और इसी तरह से एक क्वेश्चन और था तो उसका एक भाग है जिसके उत्तर पीछे वाले पृष्ठ पर अंकित हो गए थे या प्रेस वाले से प्रिंट हो गए थे। तो इसमें कोई उस्मान परीक्षा की या किसी की लापरवाही नहीं कहेंगे। तो ये चीजें तो प्रेस वाले को प्रोवाइड करवाई जाती हैं, तो उसकी गलती है। अब इसके ऊपर तो उस्मान परीक्षा की बैठक है तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं, ये तो सारी परीक्षाएं खत्म होने के बाद में जो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और जो उस्मान परीक्षा व्यवस्था समिति की एक कमेटी बनाई हुई है तो उसके द्वारा उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाता है या उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, तो ये तो बात की बात है। बाकी जो प्रॉब्लम आई है उसको सॉल्व कर लिया गया। निजी विद्यालय संचालक सुरेंद्र बेनीवाल ने इस लापरवाही के लिए समान परीक्षा व्यवस्था समिति को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि समिति शुरू से ही संदेह के घेरे में है। पहले पेपरों की देरी से छपाई हुई, इसके चलते समिति को अर्धवार्षिक परीक्षाएं 2 दिन की देरी से शुरू करने का टाइम टेबल जारी करना पड़ा।
शनिवार को कक्षा 9वीं के प्रश्न पत्र में प्रश्नों के साथ उनके उत्तर छपे होने जैसी लापरवाही होना विद्यार्थियों के भविष्य के साथ सरासर खिलवाड़ है। समान परीक्षा व्यवस्था समिति हनुमानगढ़ जो है शुरू दिन से ही संदेह के घेरे में इस वर्ष है। पहले पेपरों की छपाई को लेकर के लेट लतीफी का मामला था, जिससे 2 या 3 बार जो है वो समान परीक्षा व्यवस्था समिति को अपने डिसीजन बदलने पड़े, टाइम टेबल में परिवर्तन हुआ। आज जिस तरीके से 9वीं क्लास के हिंदी परीक्षा के प्रश्न पत्र में प्रश्नों के साथ उत्तर दिए गए हैं, ये छात्रों के भविष्य के लिए जो है ये अच्छा नहीं है। जो बच्चे मेहनत करते हैं, ईमानदार बच्चे हैं और मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ये परेशानी का सबब है, क्योंकि पेपर के प्रश्न के साथ साथ उत्तर दिए हैं। इसलिए निश्चित रूप से पेपर तो समान परीक्षा व्यवस्था समिति को निरस्त करना ही करना पड़ेगा। उसके साथ नए सिरे से जो है वो दूसरे पेपर की छपाई करवा के और बच्चों की परीक्षाएं लेनी पड़ेंगी। अभी 2-3 दिन पहले परसों का मुद्दा है, जूनियर जो +1 के एक विषय का पेपर था, उसमें भी इस तरीके की समस्या आई थी, पेपर आउट हो गया। तो ये समझ नहीं आ रहा कि समान परीक्षा व्यवस्था समिति किस तरीके से जो है वो सिस्टम को चला रही है। समान परीक्षा व्यवस्था समिति में निश्चित रूप से जो है वो प्राइवेट संस्थाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। और अधिकारियों और कर्मचारियों की जो मनमर्जी है उसका परिणाम ये है कि बच्चों को जो है वो दोहरी समस्याएं झेलनी पड़ रही है। एक तरफ पहले से उन्होंने तैयारी की थी, वो तैयारी जो धरी रह गई है, और दूसरी तरफ उनको नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये जो है ना वो शिक्षा के लिए या बच्चों के लिए, भविष्य के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। इसलिए समान परीक्षा व्यवस्था समिति इसमें सुधार करे। चुनाव अधिकारियों पर एक प्रत्याशी विशेष के इशारे पर नियमित रूप से वकालत करने वाले अधिवक्ताओं के वोट काटकर उन्हें मताधिकार से वंचित करने के आरोप लगाते हुए कुछ अधिवक्ताओं की ओर से बारूद के बाहर लगाया गया धरना शनिवार को दूसरे दिन समाप्त हो गया। इससे पहले शनिवार सुबह अधिवक्ता टेंट के नीचे धरने पर बैठे रहे। दोपहर को वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर सोनी व दिनेश दाधीश की मध्यस्थता के बाद अधिवक्ताओं ने धरना उठा लिया। वार्ता में इस बात पर सहमति बनी कि गलत तरीके से बने विवादित वोटों को काट दिया जाएगा। इसके बाद धरने पर बैठे अधिवक्ता धरना उठाने पर राजी हो गए। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर सोनी ने बताया कि शिकायत की जांच पड़ताल कर ली है। एक जना बैंक कर्मी पाया गया है, वहीं 2 जने नियमित रूप से वकालत नहीं कर रहे। इन तीनों के वोट काट दिए गए हैं। इसके बाद विवाद का निपटारा हो गया। गौरतलब रहे कि बार संघ हनुमानगढ़ की कार्यकारिणी को लेकर चल रही चुनाव प्रक्रिया के दौरान शुक्रवार को धरने पर बैठे अधिवक्ताओं का आरोप था कि मतदाता सूची में उन बाहरी लोगों के वोट जोड़ दिए गए जो नियमित रूप से वकालत नहीं कर रहे। धरना लगाकर बैठे अधिवक्ताओं ने कहा कि काटे गए वोट जोड़ने के साथ गलत तरीके से जोड़े गए वोट नहीं काटे गए तो चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। गौरतलब है कि बार संघ कार्यकारिणी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष व पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए चुनाव 20 दिसंबर को होना प्रस्तावित है। बार संघ के निर्वाचन होने आगामी वर्ष 2022 के लिए, उसके लिए हमारे वोटर लिस्ट बनती है। उस वोटर लिस्ट में कुछ नामों को लेकर आपत्तियां की गई थी, जिनका हमने बैठ के जांच पड़ताल कर ली। एक आदमी बैंक एम्प्लॉय पाया गया और 2 रेगुलर नहीं आ रहे, उनके वोट काट दिए गए। एक के एडॉप्टिव मदर का नाम था, वो भ्रांति थी, इसलिए वो हमने पता कर लिया बार काउंसिल से उसके मदर का नाम ही। इस तरह से हमने हमारे विवाद को सुलझा लिया। नहीं, ये देखो ऐसा जनतांत्रिक माहौल में अगर किसी को आपत्ति होती है तो उनको अपने अधिकार मांगने की तो है ही, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। बैठ के बात करनी चाहिए थी। धरने से पहले हम लोग बैठ जाते तो अच्छा था। बार संघ विवाद के संबंध में हमारे द्वारा पिछले 2 दिन से लगातार धरना दिया हुआ था, जिसमें हमारे सीनियर अधिवक्ता श्री शंकर सोनी जी ने मध्यस्थता की है। और मध्यस्थता के बाद जो विवादित वोट गलत बने हुए थे, उनमें से कुछ वोट काटने पर सहमति कर दी गई है। आरओ साहब द्वारा सहमति दी गई है, वो वोट काट दिए जाएंगे। जो लोग रेगुलर प्रैक्टिशनर थे, उनके इस आश्वासन पर और ये कार्य करने पर हमने अपने इस सारे विवाद को समाप्त करते हुए इस धरने को समाप्त करने का निर्णय लिया है। जिला श्रम कार्यालय की ओर से पायलट प्रोजेक्ट के तहत ईंट भट्टा पर प्रवासी बाल विकास केंद्र खोले जा रहे हैं। ईंट भट्टों पर काम करने वाले परिवारों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए इस पायलट प्रोजेक्ट की विधिवत शुरुआत शनिवार को संग्रिया तहसील के गांव नगराना से भगवती ईंट उद्योग से की गई। ईंट उद्योग पर प्रवासी बाल विकास केंद्र का शुभारंभ शनिवार सुबह समारोह पूर्वक हुआ। प्रवासी बाल विकास केंद्र का शुभारंभ एसपी प्रीति जैन, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, जिला श्रम कल्याण अधिकारी अमरचंद लहरी व संग्रिया तहसीलदार विवेक मून की ओर से किया गया।
इस मौके पर ईंट भट्टा संचालक सुरेंद्र तिवारी, बाल अधिकारिता विभाग के उप निदेशक सुरेंद्र पुनिया, मानव तस्करी यूनिट प्रभारी इंद्रचंद मीणा, डीएसपी दिनेश राजौरा सहित अन्य गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक व बाल कल्याण समिति अध्यक्ष ने बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित की, साथ ही बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया। एसपी ने राजस्थान से बाहरी राज्यों के ईंट भट्टा श्रमिक परिवारों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए श्रम विभाग व बाल कल्याण समिति की इस पहल की सराहना की। वहीं बाल कल्याण समिति अध्यक्ष गोयल ने कहा कि इससे जिले में बाल श्रम भिक्षावृत्ति पर भी अंकुश लगेगा। इस मौके पर मौजूद संग्रह क्षेत्र के अन्य ईंट भट्टा संचालकों ने भी जल्द ही अपने अपने भट्टों पर प्रवासी बाल विकास केंद्र शुरू करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर जिला श्रम कल्याण अधिकारी अमरचंद लहरी ने बताया कि ईंट भट्टों पर बाल श्रम होने की संभावना ज्यादा रहती है। ऐसे में विभाग की ओर से यह विचार किया गया है कि ईंट भट्टों पर काम करने वाले परिवारों के बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए, इनके संस्थान में, इनके क्षेत्र में, इन्हीं के वातावरण में जाकर बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए। शिक्षा से जोड़ेंगे तो यह बच्चे बाल श्रम से भी कुछ दूर होंगे, समाज के सजग नागरिक बनेंगे। आने वाले समय में अगर इन बच्चों को किसी प्रकार का शोषण होता है तो वे जागरूक होंगे। इसी कार्यक्रम की रूपरेखा को क्रियान्वित करने के लिए जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार बाल श्रम विभाग की ओर से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गांव नगराना स्थित भगवती ईंट उद्योग पर प्रवासी बाल विकास केंद्र प्रारंभ किया गया है। प्रेरणा देने वाले लोग मिल जाते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए सबसे पहले सम्मान पूर्वक मैं उनका नाम ले रही हूँ जिन्होंने आज इस चीज की यहाँ शुरुआत की है। श्री सुरेंद्र तिवारी जी, श्री जितेंद्र गोयल जी, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष, एडिशनल एसपी श्री दिनेश राजौरा जी, श्री अमरचंद जी लहरी, श्रम कल्याण अधिकारी, तहसीलदार साहब, प्रवीण जैन जी, इंद्रचंद जी मीना जी, बहुत सारे लोगों के मैं नाम सॉरी नहीं जानती हूँ, लेकिन सभी सम्मानित हैं जो इतने नोबल कॉज से जुड़ पाए हैं और अपने आप को, मुझे लगता है कि हमारा सौभाग्य है कि इससे हमें जुड़ने का मौका मिला है। और ग्राम नगराना के सभी सम्मानित गणमान्य जन जिन्होंने आज समय निकाला इस कार्यक्रम से जुड़ने का, पीछे कुछ इसी ईंट भट्टा पे काम करने वाले कुछ मजदूर साथीगण भी यहीं उपस्थित हैं, उन सभी के लिए, हम सभी के लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम आज इस कार्यक्रम से हनुमानगढ़ जिले में शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि गत दिनों मुझे भादरा जाने का मौका मिला तो वहाँ पे एक एनजीओ के माध्यम से जो साथी हैं, पत्रकार भी हैं, और उन्होंने बताया कि वो ईंट भट्टे पे जाके वो अपने एनजीओ के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो पर ये शुरुआत इस एरिया में मेरे ख्याल से पहली शुरुआत है, तो बहुत ही शानदार शुरुआत है। हम बाल श्रम से बाल शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहे हैं और जिस तरह से नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था कि चंद्रमा पर एक कदम रखना मानवता का बहुत बड़ा कदम है, मेरे लिए सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना है, लेकिन मानवता के लिए बहुत बड़ी छलांग है। वही चीज हमारे लिए है कि हम बाल श्रम से बाल शिक्षा की तरफ इस प्रयास से बढ़ेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी छलांग है, मानवीय दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि शिक्षा जो है वो जीवन के अंधकार को दूर करने का सबसे बड़ा जरिया है। बाल श्रम और बाल शिक्षा की दिशा में जिले को बाल श्रम मुक्त बनाकर और बाल शिक्षा की तरफ से अग्रणी जिला बनाने की दिशा में आज जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में आज माँ भारती प्रवासी बाल विकास केंद्र नगराना में आज उसका शुभारंभ हुआ है। इसमें ईंट भट्टा संस्थान के मालिक श्री सुरेंद्र तिवारी जी की तरफ से जो संस्थान पर पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है वो निःशुल्क की गई है, और ज्ञान कुंज संस्थान की तरफ से, हनुमानगढ़ की तरफ से उनको स्टेशनरी की व्यवस्था निःशुल्क की गई है। एसपी महोदया ने वहां उपस्थित सभी बच्चों को रिबन काटकर उस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और बच्चों को शिक्षा के प्रति उनसे उनकी रुचि जाना, उनसे संवाद किया, और एसपी महोदया ने बच्चों के साथ बैठकर खाना खाया, बच्चों से संवाद किया और उनको मोटिवेट किया, उनके परिवारजनों को किया। तो निश्चित रूप से एक वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में इस प्रकार का आगाज होना जिले के लिए एक अच्छा गौरवमयी स्वर्णिम पल रहा, और इस कार्यक्रम को हम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे यहाँ भी नगराना में स्टार्ट किया। धीरे धीरे इसको पीलीबंगा, नोहर सभी ब्लॉक्स में इसका अगर संचार करेंगे और इससे शीघ्र ही हमारा जिला बाल श्रम मुक्त होकर बाल शिक्षा की दिशा में एक नया आयाम स्थापित करेगा। कोहरे में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात पुलिस की ओर से शनिवार को वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। यातायात शाखा प्रभारी अनिल चिंता के नेतृत्व में यातायात पुलिस कर्मियों ने जंक्शन में संग्रिया रोड स्थित करनी पेट्रोल पंप के पास ट्रैक्टर ट्रॉली, गाड़ा, पिकअप
सहित अन्य वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए। साथ ही यातायात नियमों की पालना न करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए। मौके पर यातायात प्रभारी अनिल चिंदा ने बताया कि एसपी प्रीति जैन के निर्देशानुसार यातायात नियमों की पालना करवाने के लिए यातायात पुलिस सचेत है। इसी कड़ी में शनिवार को करनी पेट्रोल पंप के पास नाका लगाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं वर्तमान में छा रहे घने कोहरे से सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती आशंका को कम करने के लिए वाहनों पर रिफ्लेक्टर व रेडियम पट्टी लगाई गई है। उन्होंने वाहन चालकों से आह्वान किया कि धुंध में वाहन चलाते समय वाहन की रफ्तार कम रखें और आगे व पीछे की लाइट चालू रखें। उन्होंने कहा कि अक्सर धुंध में सड़क दुर्घटनाओं के कारण ओवरटेक माना जाता है, इसलिए कोहरे में वाहन चलाते समय वाहन को ओवरटेक करने से बचें। इसके अलावा तकनीकी समस्या होने पर भी अपने वाहन को सड़क की जगह साइड में खड़ा करें ताकि सड़क से गुजरने वाले वाहनों को वहां से गुजरने में कोई दिक्कत न हो। सावधानी पूर्वक ही वाहन चलाएं। पालना में श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक्सीडेंट में कमी लाने के लिए यातायात पुलिस द्वारा आज यहां हनुमानगढ़ जंक्शन में करनी पेट्रोल पंप के पास वाहनों को, जो वाहन यातायात नियमों की पालना नहीं कर रहे थे वाहन चालक, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। दुपहिया वाहन चालकों के खिलाफ जो विदाउट हेलमेट चल रहे थे। इसके अलावा जो अब धुंध का सीजन चल रहा है, धुंध काफी है और एक्सीडेंट नहीं हो, और आज यहाँ ट्रैक्टर ट्रालियों के जो भी ट्रैक्टर ट्राले हैं और इसके अलावा दूसरे साधन है, पिकअप गाड़ियां, उनके रेडियम पट्टी लगाई गई है ताकि रात्रि के समय जब ये चले तो एक्सीडेंट नहीं हो, पीछे आगे साधन जा रहा है पीछे से देखा जा सके दूसरे साधन द्वारा। और धुंध में मेरा यातायात प्रभारी होने के नाते यह आग्रह है कि धुंध में रात्रि के समय अगर जाते हैं, दिन में जा रहे हैं, अगर धुंध है तो अपनी लाइटों को जरूर जलाकर रखें और तेज गति से वाहन नहीं चलाएं। गंतव्य के लिए रवाना हुए यात्रियों को ट्रेन या बस के छूटने या लेट होने की स्थिति में बीच रास्ते रैन बसेरा कड़ाके की ठंड में सहारा बन रहा है। हाथ कंपाने वाली ठंड शुरू होने के साथ ही जंक्शन व टाउन के बस स्टैंडों में नगर परिषद की ओर से संचालित रैन बसेरों में जिला प्रशासन के निर्देशानुसार आवश्यक बंदोबस्त किए गए हैं ताकि यहाँ रुकने वाले यात्रियों को कोई परेशानी न हो। रैन बसेरों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस कारण यहाँ रुकने वाले नागरिक भी इन व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। स्काई न्यूज पर देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। जंक्शन बस स्टैंड स्थित रैन बसेरा में रुके उत्तर प्रदेश निवासी छात्र कुलदीप ने बताया कि वह परीक्षा देने के लिए हनुमानगढ़ आया। उन्हें जंक्शन बस स्टैंड स्थित रैन बसेरा में आईडी के आधार पर निःशुल्क आश्रय मिला। रैन बसेरे में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। रैन बसेरा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिसकी कमी हो। वह रैन बसेरा में उपलब्ध व्यवस्थाओं से संतुष्ट है। एक अन्य यात्री राम मंडल का कहना था कि वे अब अमूमन चौकीदारी करते हैं, पहले मेहनत मजदूरी करती थी, अब चोट लगने के कारण चौकीदारी करते हैं। उन्होंने बड़े बड़े धन्ना सेठों के घर में काम किया, उन्होंने काफी कुछ दिया लेकिन उसका मकान नहीं है। रैन बसेरा ही उसका घर बना हुआ है। रैन बसेरा में रुकने आने वाले व्यक्तियों के लिए जरूरत की हर सुविधा उपलब्ध है। यहाँ के स्टाफ का व्यवहार भी अच्छा है जो समय के पूरी तरह से पाबंद है। उन्होंने बेसहारा के लिए रैन बसेरा की व्यवस्था करने के लिए सरकार का धन्यवाद किया। यहाँ हनुमानगढ़ में पेपर देने के लिए जी। फिर हमें ये आवाज़ दिखा निःशुल्क आश्रय स्थल, यहाँ पर हम आकर के रहने लगे। यहाँ पर हमारा आईडी वगैरह देखे और उन्होंने हमारा आईडी में नाम वगैरह लिख करके हमें यहाँ पर रहने की सुविधा दी। यहाँ पर सब हर एक प्रकार की सुविधा है, बिस्तर है और गद्दे, रजाई सब कुछ है। नहाने के लिए गर्म पानी है, हीटर लगा हुआ है और बाथरूम, लेटरिन सब कुछ है, सारी व्यवस्था है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसकी कमी हो। मेरे को क्या है, थोड़ा चोट लग गया था, ऐसे मेहनत मजदूरी करता हूँ मैं। उधर बेड है, गद्दा है, रजाई है, चादर है, कम्बल है, मतलब किसी को ये ना परेशानी हो कि यहाँ पे ना। जी हाँ। यहाँ खाने की व्यवस्था? हाँ, खाने की रसोई में हमारे को इधर मिल जाता है रोटी, बढ़िया रसोई में चलता है खाना, दाल भी है, सब्जी भी है, रोटी भी है तवे की, ऐसा है। उसके बाद में फिर गर्म पानी भी है, लेटरिन बाथरूम भी है। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन बहुत आदमी आ जाते हैं। आज यहाँ पे क्या है, कोई है ही नहीं। हाँ, कभी बच्चे भी आ जाते हैं, पढ़ने वाले, लिखने वाला, पेपर देने वाला। सर्दी से बचने के लिए क्या व्यवस्था? सर्दी के बचने से लिए तो देखिए आपके सामने ही, आपके देख ही रहे, रजाई है, गद्दे है। इतना रहते हुए सर्दी कैसे लग जाएगा? हाँ, आगे ज्यादा चलेगा तो जलाएंगे ना। लकड़ियाँ आई है, लकड़ी अंदर रखा हुआ है। इन्होंने बोल रखे हैं अधिकारी मेरे को। स्टाफ का व्यवहार कैसा है? व्यवहार बहुत बढ़िया है।
वहीं रैन बसेरा के केयरटेकर अमर सिंह व हरीश कुमार ने बताया कि रैन बसेरा में एक समय में 35 से 40 तक पुरुष व 20 से 25 महिलाओं के रुकने की व्यवस्था है। रैन बसेरा में सर्दी से बचाव के लिए गर्म पानी, जलाऊ लकड़ी, बिस्तर, गद्दे, रजाई आदि सुविधा उपलब्ध है। मनोरंजन के लिए टीवी की सुविधा है। रैन बसेरे में रात्रि के समय लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। रोजाना करीब 25 से 30 नागरिक रैन बसेरा में रुक रहे हैं। उन्होंने बताया कि रैन बसेरे में ठहरने के लिए आने वाले व्यक्ति के पास आईडी आवश्यक है, लेकिन आईडी न होने वाले व्यक्ति को भी प्रवेश दिया जाता है। सर्दी देखो सर, सर्दी को देखते हुए यहाँ रैन बसेरे में सुविधा बहुत है जी। सरकार द्वारा निःशुल्क रैन बसेरे का संचालन किया गया है, तो यहाँ सरकार ने बढ़िया सुविधा दे रखी है, ऐसे लकड़ियों की, गर्म पानी की और बेड वगैरह और बिस्तर वगैरह, रजाइयाँ, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया व्यवस्था है जी सरकार के द्वारा। रैन बसेरा का जी यहाँ यात्रियों को रुकने के लिए हम 35 से 40 जेंट्स रोक सकते हैं, 20 से 25 तक महिलाएं रोक सकते हैं, इतनी क्षमता है हमारे पास जी। बाकी सुविधा के लिए गर्म पानी है, मनोरंजन के लिए टीवी है और बालन के लिए लकड़ी भी है, जलाऊं सर्दी के लिए बिस्तर वगैरह की सही व्यवस्था हमारे पास। नगर परिषद की ओर से कड़ाके की ठंड के मद्देनजर जंक्शन व टाउन के बस स्टैंडों में संचालित रैन बसेरों में रुकने वाले नागरिकों को सर्दी से बचाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। नगर परिषद अधिकारियों की ओर से समय समय पर रैन बसेरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया जाता है। नगर परिषद सभापति गणेश बंसल व उपसभापति अनिल खिच्चर ने बताया कि कड़ाके की ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद की ओर से NULM के माध्यम से जंक्शन और टाउन बस स्टैंड में संचालित रैन बसेरों में नागरिकों के ठहरने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। रैन बसेरों में महिलाओं व पुरुषों के ठहरने के लिए अलग अलग व्यवस्था है। नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा सर्दी की ऋतु को देखते हुए वर्तमान में पड़ रही भयंकर सर्दी को देखते हुए हनुमानगढ़ टाउन बस स्टैंड में व हनुमानगढ़ जंक्शन बस स्टैंड में 2 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं, जो NULM के तहत संचालित किए जा रहे हैं। इन रैन बसेरों में महिला व पुरुषों के रहने के लिए अलग व्यवस्था है। रैन बसेरे में रुकने वाले यात्रियों को सर्दी के बचाव के समस्त उपाय दिए जाते हैं। बिस्तर, साफ रजाई दी जाती है एवं साफ टॉयलेट उपलब्ध कराया जाता है। हमारे द्वारा समय समय पर नगर परिषद के अधिकारियों व मेरे द्वारा व उप सभापति महोदय के द्वारा इन रैन बसेरों को रात्रि में भी जाके चेक किया जाता है, ताकि आम जनता को सुविधाएं उपलब्ध हो सके। समय समय पर रात्रि में हमारे अधिकारीगण, पार्षदगण, सभापति जी सभी समय समय पर चेक भी करते हैं। उसके अलावा जो बेसहारा ऐसा है जो चल फिर नहीं सकते, या जैसे भी हमें सूचना मिलती है भी कोई 2 व्यक्ति वहां पर आए, उन्हें रात्रि में दिक्कत हो रही है, तो उन्हें भी हमारे अधिकारी कर्मचारी किया हुआ है अपनी गाड़ी में जाकर के लाके। ढाणी में सो रही नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के 4 साल से अधिक पुराने प्रकरण में विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो प्रकरण मदन गोपाल आर्य ने शनिवार को फैसला सुनाया। न्यायालय ने दोषी को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कुल 1,05,000 रुपए का जुर्माना भी अलग अलग धाराओं में लगाया गया है। राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद ढूडी ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार सोनू निवासी पंडितावाली पुलिस थाना पीलीबंगा 6 अगस्त 2017 को खेत में बनी ढाणी में अपने परिजनों के साथ सो रही नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर खेत में बनी झोपड़ी में ले गया और दुष्कर्म किया। इसके बाद सोनू जब पीड़िता को वापस उसके परिजनों के पास छोड़ने जा रहा था तो सामने टॉर्च की लाइट देकर किशोरी को वहीं छोड़कर भाग गया। पीड़िता के परिजन बच्ची को ढूंढते हुए वहां पहुंचे। अगले दिन 7 अगस्त 2017 को पीड़िता के दादा ने पीलीबंगा पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर तफ्तीश के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। शनिवार को विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो प्रकरण मदन गोपाल आर्य ने आरोपी सोनू को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। आरोपी को धारा 363 के तहत 3 वर्ष के कारावास, 5,000 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 366 के तहत 7 वर्ष का कारावास, 50,000 रुपए जुर्माना व अदम अदायगी 6 माह का अतिरिक्त कारावास, पॉक्सो एक्ट के तहत 7 वर्ष का कारावास, 50,000 रुपए जुर्माना और अदम अदायगी 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया है।
सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 19 दस्तावेज व 12 गवाह पेश किए। आज सरकार बनाम सोनू में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने फैसला सुनाया। इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं। 6 अगस्त 2017 को मुलजिम पीड़िता को खेत में बनी ढाणी में ले गया। पीड़िता उस रात्रि अपने परिवार वालों के साथ खेत में बनी ढाणी में सो रही थी। मुलजिम ने उसे घर से बाहर बुलाया और खेत में बने झोपड़ी में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। वह बाद में उसको जब छोड़ने वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे कुछ टॉर्च दिखाई दी जो पीड़िता के परिवार वाले उसे ढूंढते हुए आ रहे थे। उनको देखकर मुलजिम वहां से भाग गया और पीड़िता को छोड़कर बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ चालान पेश किया, जिसमें अभियोजन ने 12 गवाह और 19 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए, जिसमें आज माननीय न्यायालय ने सजा सुनाई। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। सेंट्रल वेयर हाउस की गोदाम रिलायंस कंपनी को 15 साल के लिए ठेके पर देने के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ का बेमियादी पड़ाव करीब 2 माह से लगातार जारी है। शनिवार को भी मोर्चा के बैनर तले मजदूर किसानों ने जंक्शन के रिको सेकंड फेज स्थित सेंट्रल वेयर हाउस के गोदाम के समक्ष नारेबाजी की और ठेके पर दिए गए गोदाम वापस सेंट्रल वेयर हाउस को सौंपने की मांग की। किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सेंट्रल वेयर हाउस के गोदाम अडानी कंपनी से वापस लो वापस लो वापस लो। रिलायंस कंपनी को दिए हुए गोदाम वापस लो वापस लो वापस लो। देश को बेचने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हनुमानगढ़ में सेंट्रल वेयर हाउस के गोदाम के सामने संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा द्वारा पिछली 20 अक्टूबर से लगातार महापड़ाव यहाँ जारी है और इसको लेकर हम लगातार बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी करते रहे हैं। यहाँ कुछ गोदाम है और पूरे राजस्थान के 39 जो गोदाम है उनको रिलायंस कंपनी को दिया है। ये सरकार की संपत्ति है क्योंकि ये जो गोदाम बने हैं ये किसान की जो जिन्स गवर्नमेंट खरीदती है और उसको खरीद कर यहाँ रखती है। बाद में ये जो सार्वजनिक सुरक्षा वितरण प्रणाली है उसके माध्यम से गरीबों में इसका गेहूं और अनाज बांटा जाता है। अभी वैसे भी गेहूं के सीजन में यहाँ करीब 10 लाख गट्टा बाहर शेड के नीचे लगता है। खुद के पास गोदाम नहीं है, उसके बावजूद भी रिलायंस कंपनी को गोदाम दिए जा रहे हैं। इसको लेकर पूरे प्रदेश में अभी हमने 15 दिसंबर को इसके लिए धरना प्रदर्शन किया है और 15 को यहाँ करीब 3-4 हजार लोग भी इकट्ठा हुए और उन्होंने कलेक्टर से वार्ता किया हमारे प्रतिनिधियों ने, और कलेक्टर ने विश्वास दिलाया कि सेंट्रल वेयर हाउस के वेबसाइट अधिकारियों को बुलाकर हम वार्ता करेंगे। हमारे की हम बता रहे हैं आपको कि यहाँ बड़ी संख्या में यहाँ हमारे बम्पर फसल होती है और जब गेहूं की फसल आती है तो बहुत सारा अनाज हमें यहाँ शेडों के नीचे और खुले में, वो किसान को भी और व्यापारी को भी बड़ी दिक्कत होती है, वो खुले में वहां पड़ा रहता है। और ये जो गोदाम है, जो वेयर हाउस के गोदाम है, इन गोदामों को रिलायंस कंपनी को किसान की जिन्स रखने के लिए नहीं, वो अपने हर प्रकार का माल, इस प्रकार का माल रखेंगे। यहाँ एसी फिट हो रहे हैं, शीशे लग रहे हैं, पता नहीं वो कपड़ा रखेंगे, सब्जी रखेंगे और खाने पीने की क्या चीज रखेंगे, अपने यहाँ मॉल्स बनाएंगे। तो हमारा ये विरोध है, यहाँ किसानों का, मजदूरों का, आम जनता का विरोध है कि ये जो गोदाम है किसी भी सूरत में रिलायंस कंपनी को हम नहीं देने देंगे।
दिल्ली सरकार की तर्ज पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने व विद्युत दरों में कमी करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का टाउन से जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता कार्यालय के समक्ष बेमियादी धरना शनिवार को छठे दिन भी जारी रहा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि कोरोना काल के समय के 3 माह के बिजली बिल पूर्णतः माफ होने चाहिए और राजस्थान की जनता को भी दिल्ली सरकार की तर्ज पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए। बंद करो, बंद करो, बिजली में लूट, बंद करो, बंद करो, बिजली में लूट, बंद करो, बंद करो। कांग्रेस का भ्रष्टाचार, हाय हाय, कांग्रेस का भ्रष्टाचार, हाय हाय, कांग्रेस का भ्रष्टाचार, हाय हाय। आज हमारा आम आदमी पार्टी के बैनर तले जो टाउन आईएन ऑफिस के सामने आज लगातार धरने का छठा दिन है और हमारी जो मांगे हैं, एक तो कि 200 यूनिट बिजली राजस्थान सरकार फ्री करे। दिल्ली के तर्ज पर हम चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार भी 200 यूनिट फ्री करे। और एक लगातार अभी अखबारों में आ रहा है, मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं कि करप्शन लगातार बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं लगातार इसमें करप्शन में फंसते जा रहे हैं। कोई कनेक्शन के नाम पर पैसा ले रहा है, तो कनेक्शन के नाम पर पैसा ले रहा है। लगातार इसमें जो अधिकारी है ये करप्शन का बोलबाला लगातार हो रहा है। तो हमारी मुख्य मांग ये भी है कि जो बिजली विभाग में जो करप्शन है वो बंद हो और जनता भ्रष्टाचार मुक्त जो बिजली का बिल है या कनेक्शन है वो उन्हें प्राप्त हो। और जो आईएन ऑफिस के सामने हमारा जो छठा दिन का धरना रहा है वो लगातार इसमें जो आमजन, महिलाएं, बच्चे, नौजवान लगातार इसमें जुड़ रहे हैं और आने वाले समय में हमारा ये महापड़ाव और भी लगातार भयंकर रूप लेगा। टाउन के जिला चिकित्सालय को ही राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बेस अस्पताल रखने की मांग को लेकर जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति का धरना शनिवार को 23वें दिन में प्रवेश कर गया। शनिवार को बरकत कॉलोनी वार्ड नंबर 46 के नागरिकों ने आंदोलन का समर्थन देते हुए धरना दिया। संघर्ष समिति पीएमओ आज वार्ड नंबर 46 के वार्ड वासियों की तरफ से धरना रखा गया है। ये जो अस्पताल जो है जिसको नब्बे बाईपास में ले जाने के जो चल रहा है, इसके लिए हम सभी वार्ड वासी इकट्ठे हुए हैं और 21 तारीख को हम आंदोलन जन आक्रोश रैली भी निकालेंगे और इस लड़ाई को ज्यादा गांव जाकर जितने भी लोग ग्राम जाके सबको जगाएंगे और सभी जने साथ मिलकर लड़ेंगे। और हमारा यही मांग है, जो अस्पताल जो है इतने सालों से है टाउन के अंदर है, वो यहीं रहे और यहीं मेडिकल कॉलेज का व्यवस्था बनाया जाए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।